नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में हैं वो एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, पेंटर हैं और फिल्मकार भी हैं। सोशल मीडिया माध्यमों के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रसिद्ध हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है ईरा टाक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे इनकी कविताओं पर, कहानियों पर, इनकी जीवन यात्रा पर, लेखकीय यात्रा पर, और इसके साथ ही एक किताब है इनकी, कुछ पन्ने इश्क किस्से दिलों के, ये इस वक्त मेरे पास है। इस किताब में जो कहानियां हैं उन पर भी कुछ बातचीत करेंगे। ईरा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक लेखक और पेंटर आप दोनों हैं, कविताएं भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, साथ में पेंटिंग्स भी करती हैं। मैं तो आपको खैर 2012 से ही जानती हूँ। एक लेखक और एक पेंटर, क्योंकि दोनों एक रचनात्मक कार्य हैं, दोनों ही तो एक अपनी ख्याली दुनिया में रहते हैं। तो एक पेंटर किस तरह से दुनिया को देखता है आपके भीतर का, और एक लेखक किस तरह से उस दुनिया को देखता है? देखिए, जो कलाकार होते हैं वो कहा जाए कि दुनिया से नाराज रहते हैं या दुनिया से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते और इंट्रोवर्ट होते हैं जी। क्योंकि मैं दोनों ही हूँ, राइटर भी हूँ और पेंटर भी हूँ, तो मेरा ये जो लेवल है ये कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब इंट्रोवर्ट हैं? बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि मिलती हूँ लोगों से, प्यार से मिलती हूँ, लेकिन अगर चुना जाए तो मुझे एकांत ज़्यादा पसंद आता है। और पेंटिंग और राइटिंग का ऐसा है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं शब्दों में नहीं कह पाती हूँ वो मैं पेंटिंग में बयान कर देती हूँ रंगों के माध्यम से। और जो मुझे लगता है कि कहीं कोई बात छूट गई है जो कि रंगों से नहीं आ पा रही है तो वो मैं लिख देती हूँ। तो मुझे ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे के लिए। तो कई बार ऐसा है कि आपके शब्दों में भी रंग होते हैं और कई बार रंगों में शब्द होते हैं। जी, कोशिश यही रहती है। आप भी एक ख्याली दुनिया में रहती हैं, जैसे अधिकतर जो कलाकार हैं, रचनात्मक लोग हैं, वो रहते हैं। हाँ, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा सपने देखती हूँ और शायद बचपन से ही मेरी आदत है कि मैंने एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड मैंने अलग ही बना रखा था, क्योंकि मैं इकलौती लड़की थी अपने पेरेंट्स की और दोनों पेरेंट्स अलग अलग स्टेट्स में जॉब करते थे। तो मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम होता था और छोटे शहर में आपको माहौल पता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की, मिक्सअप होने की, दोस्त बनाने की आज़ादी नहीं होती है। तो ऐसे में मुझ पर बहुत ही समय होता था। तो वो सारा समय मैं अपनी जो होते हैं ख्याली पुलाव पकाने में बिजी रहती थी और शायद यहीं से लेखन का मेरे अंदर बीज पड़ा होगा कि मैं सोचती थी और अपने ढंग से चीज़ें डिज़ाइन करती रहती थी। यहाँ तक कि मतलब इमेजिनरी दोस्त बना रखे थे मैंने। और इसीलिए शायद मुझे असली दुनिया में कई बार दिक्कत हो जाती है लोगों से डील करने में। मतलब दुनिया से डील करने में प्रॉब्लम होती है बतौर कलाकार। हाँ। तो आप तो जैसे आप प्रोफेशन में रहते हैं और आपका ये प्रोफेशन है तो फिर आपको सीखना पड़ता है वक्त के लेकिन क्योंकि आप एक फिल्मकार भी हैं, अगर आप लेखन कार्य कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं तो वो आप एक अकेले एकांत में कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिल्में बना रहे हैं तो आपको एक बहुत लार्ज ऑडियंस के साथ, जो लोग आपके एटलीस्ट जो साथ में काम करने वाले हैं, उनके साथ डील तो करना पड़ेगा। वहाँ कैसे मैनेज करती हैं फिर आप? ये पार्टली है कि मैं उस समय तो मुझे एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि जो फिल्म है वो एक टीम वर्क है। आप लेखन एकांत में कर सकते हैं, पेंटिंग एकांत में कर सकते हैं, लेकिन जब फिल्म की बात आती है और जब आप एज अ डायरेक्टर उसमें होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी 4 फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, तो वो एक अलग तरह का काम होता है और उस समय आपको बहुत ज़्यादा जो है एक मेंटल टर्मोइल रहता है, दिमाग में बहुत सारे विचार रहते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी भी देखनी है, आपको मैनेजमेंट भी देखना है, आपको कास्टिंग भी देखनी है। तो पूरा टीम वर्क ये होता है और मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें पहले अपने आप से बाहर निकलना और फिर दुनिया से जूझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हर फिल्म एक बहुत टायरिंग तो होता है और सीखने वाला भी होता है, क्योंकि मैंने जो अपनी 11-12 साल की जो मेरी रचनात्मक यात्रा रही है उसमें मैंने खुद को बहुत बहुत बदला है और चेंज कर देखा है। जो मुझसे बहुत उससे भी पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि आज मैं कितनी बिल्कुल बदल चुकी हूँ। तो एक ये यात्रा है और आपको खुद सीखना पड़ता है, भले ही आप कितने भी इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा अगर आप दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो वो लर्निंग प्रोसेस है। इस किताब की हम बात करेंगे इसके साथ कि इस किताब में जो कहानियाँ हैं वो किस तरह की कहानियाँ हैं, अलग अलग जॉनर की। जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात भी कर रहे थे कि इसमें प्रेम कहानियाँ भी और हॉरर स्टोरीज भी हैं।
तो इतने अलग अलग लिखने के लिए ये कहानियाँ पहले से दिमाग में बुनी रहती हैं या आप लिखने बैठती हैं और वो कहानी आती चली जाती है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जब प्रेम बिगड़ जाता है तो हॉरर ही हो जाता है और वो सबसे ज़्यादा आपको हॉन्ट करता है। जब मान लीजिए आप प्यार में हैं तब तो बड़े खुश रहते हैं और सब कुछ हाई लगता है, बड़ा बहुत हैप्पी फीलिंग होती है। मुझे लगता है वो फीलिंग आप किसी भी तरह से खरीद नहीं सकते, वो तो किस्मत से ही मिलती है। लेकिन जब वही आपका हार्ट ब्रेक होता है तो वही सारी खुशियाँ आपको हॉन्ट करने लगती है ना। तो मुझे लगता है ये भी ब्रेकअप तो एक हॉरर है, लेकिन वो हुई अलग मजाक की बात। पर जो कहानियां हैं मैंने इसमें अलग अलग जॉनर की कहानियां ली हैं। प्रेम तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मेरी एक जो ऑडियो की मेरी पब्लिशर थी वो हमेशा बोला करती थी कि तुमने लव पे पीएचडी कर रखी है। आपकी तो किताब का नाम भी है लव ड्रग्स। हाँ, तो क्योंकि मेरी कहानियां जो है वो लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं, तो एक तरह से वो टाइप्ड हो गया है कि तो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हर तरह की कहानियां लिखती हूँ और इसे पढ़ेंगी तो आप उसमें देखेंगी कि हॉरर और सस्पेंस अच्छा मैं लिख लेती हूँ। उसके अलावा कॉमेडी मेरी अच्छी है जी, क्योंकि मैं शांत रहती हूँ, इंट्रोवर्ट रहती हूँ, तो लोगों को लगता ही नहीं है कि मैं कॉमेडी भी लिख सकती हूँ, पर जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ वाकई में। तो इसमें सैटारिकल स्टोरीज हैं, तो कुल मिला के ये आप बोल सकते हैं कंप्लीट पैकेज है सारे ह्यूमन इमोशंस का। लेकिन ये जो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, कहीं डरते भी हैं। आपने बताया कि लव जब बिगड़ जाता है तो हॉरर हो जाता है, ऐसा हालांकि वो मजाहिया बात थी, पर एक कहानी इसमें लव इन क्राइसिस, ये सत्य घटना से प्रेरित है। तो इस कहानी के बारे में मैं ज़रूर जानूंगी और मुझे लगता है कि इसका टाइटल पढ़ के तो जो हमारे दर्शक हैं जो भी यहाँ देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि लव इन क्राइसिस और सत्य घटना से प्रेरित जो इसके आगे लिखा हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात है। देखिए, ये तो आप मानती हैं कि चाहे प्यार हो चाहे दोस्ती हो, उसकी जो असली पहचान होती है वो किसी मुसीबत के वक्त में ही होती है। हाँ। वरना जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अच्छा वक्त होता है तो हमें सब बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं या हमें प्यार करने वाले हैं। लेकिन जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं या हमें भी अपनी प्यार की गहराई का एहसास तभी होता है जब हमारा पार्टनर, हमारा साथी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे और तब हम देखते हैं खुद को कि हम किस लेवल तक तैयार हैं उसकी मदद के लिए। कई बार होता है कि हम खुद ही पीछे हट जाते हैं, हम में इतना करेज नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि किसी भी लिमिट को पार करके हम उसकी मदद करना चाहते हैं। तो असली पहचान क्राइसिस में ही होती है, इसलिए इसका टाइटल लव इन क्राइसिस है। और सत्य घटना ऐसी कि मेरी एक दोस्त थी, वो दिल्ली में थी और उसने मुझे एक बार बताया था कि वो लेट नाइट मूवी देखने गई थी अपने दोस्तों, अपनी 2 और सहेलियों के साथ। तो जब वो वहाँ से निकले और ठंड का मौसम था और उनको किसी तरह का ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था, तो एक कार वाला जो ड्रंक था वो उनके पीछे पड़ गया और किस तरह उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश करने लगा और किस तरह वो जान बचा के भागी, फ्लाईओवर पे चढ़ी और वो मदद के लिए पुकारती रही और कोई रुका नहीं। तो ये घटना सुन के एकदम गूज बम्स हो गए थे। और फिर एक लड़का जो कि जिसका कॉल आ गया था, गुजर रहा था, बाइक पे था, उसने बाइक रोकी और वो कॉल सेंटर में काम करता था। तो पतला दुबला वो लड़का, उसने उन तीनों लड़कियों को लिफ्ट दी, पहले अपना आई कार्ड दिखा के उनको तसल्ली दी कि मैं आप सेफ है मेरे साथ। हाँ, और वो बेचारा उन तीनों लड़कियों को लेके जैसे तैसे सेफ जगह उन्हें पहुंचाया, जहाँ पे कि कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं रुक रहा था। तो ये घटना मुझे लगा कि इससे एक अच्छी कहानी की शक्ल दी जा सकती है। तो मैंने इसमें फिक्शन क्रिएट किया और एक गुड़गांव में रहने वाले एक लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल की कहानी से मैंने बनाई कि कैसे वो साथ में रहते हैं और प्यार में रहते हैं, पर एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनकी आज़ादी भी छिन रही है, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो बहुत कंट्रोल भी करने लगते हैं कई बार एक दूसरे को, और शुरू में जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो फिर बुरी लगने लगती है। तो ये सारे काफ़ी इसमें चीज़ें हैं और एंड में है कि वो घटना कैसे होती है और कैसे लड़के को एहसास होता है कि रिलेशन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ये कहानी है जी। मुझे लगता है कि जब ये कहानी हम पढ़ेंगे और जो लोग हैं आपकी किताबें जब किताब को ख़रीद के पढ़ेंगे तो उनको अच्छी लगेगी और वो जानना चाहेंगे कि कहानी किस तरह से बुनी गई है। ये कहानी आपने लिखी सत्य घटना से प्रेरित है, बाकी की जो कहानियाँ कुछ काल्पनिक भी होंगी। तो वो जो कल्पनाएं हैं वो कहाँ से उपजती हैं? आसपास से ही एक प्रेरणा लेके और फिर आप उनको एक नई शक्ल देती हैं, या वही कहानी किस तरह से या नई कहानी किस तरह दिमाग में बुनती है?
कहानियाँ तो यही है कि आसपास तैरती रहती हैं और हाँ। जैसे कि हम तितलियाँ पकड़ते हैं बचपन में, उसी तरह मुझे लगता है कहानीकार जो होता है वो कहानियाँ पकड़ता है। बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। आप जैसे आज मैं मेट्रो में आई और मैं क्या लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ। कई बार कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसकी एक बात से, एक लाइन से ही कई बार आपको आइडियाज आ जाते हैं और कई बार लगता है कि ये अच्छा डायलॉग उसने बोला है और ये कहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं और तो मुझे ये प्रोसेस लगता है। दूसरा, पात्र तो हमारे आसपास रहते ही हैं। शुरू में जैसे बोला जाता है कि जब कोई भी लेखक अपनी पहली किताब लिखता है, पहली कविता लिखता है तो वो आत्मकथात्मक होती है। भले ही वो बोले कि इसके पात्र स्थान बदल गए हैं, जो भी है, या अलग है, ये सत्य फिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी ढूंढता है। ऐसे ही जैसे हम में से कई लोग अपनी पहली कविता लिखते हैं तब जब प्यार में होते हैं, या फिर जब दिल टूटता है तब लिखते हैं, या कोई बड़ा सपना हम अपना देखते हैं वो लिखते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो लेखक जो होना है वो निज से जग तक की यात्रा है। पहले आप अपना लिखते हैं, उसके बाद आप दुनिया का हाल लिखने लगते हैं और वही एक फेज़ होता है जब लोग आपसे कनेक्ट करते हैं और जब लोगों को लगने लगे कि ये तो मेरी ही फीलिंग है, वही एक राइटर की सक्सेस है। तो वही मेरा प्रयास है कि मैं लिखूं, इतना अच्छा लिखूं और ऐसी बात लिखूं जो, क्योंकि सारे ह्यूमन इमोशंस एक ही होते हैं। आप ये देखें, चाहे आज हम नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार का, नफरत का, दर्द का, दिल टूटने का इमोशन शायद अमेरिका में भी किसी एक शहर में सेम होगा। तो जब वो इमोशन आप डीपली पकड़ते हैं तो वो किसी भी भाषा का हो, वो आप कनेक्ट करते हैं। और साथ ही लेकिन इस पूरी बात में आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जो लेखक की यात्रा है वो निज से जग तक की यात्रा है। इसी से एक मार्गदर्शन मैं चाहूँगी आपसे जो लोगों तक भी पहुँचे कि बहुत सारे ना काव्य पर भी ऐसे मैसेज आते हैं, अलग अलग कई शहरों के लोग हैं, मैसेज करते हैं कि हम किस तरह काम करें, क्या करें। आपने बताया आपकी यात्रा यूपी से शुरू हुई और आज आप मुंबई में हैं, फिल्में भी बना रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह जो आपकी जीवन यात्रा है, जो रचनात्मक यात्रा है, इससे जो नए लोग हैं जो अभी लिख पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस फील्ड को और अपने भीतर की उस रचनात्मक ऊर्जा को, उन्हें किस तरह मदद मिलेगी और उनको किस तरह सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए वो मेहनत करनी चाहिए? दीपाली, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको एक जुनून होना ज़रूरी है अपने काम को लेके, अपने पैशन, जो आपका पैशन है जी। और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छी तो और कोई बात होती नहीं है, क्योंकि फिर आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आप जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी। और दूसरा ये है कि जैसे मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और अपने, क्योंकि जब आप एक अलग लाइन चुनते हैं, जब आपके पेरेंट्स दोनों सरकारी नौकरियों में हों और आप एक अलग तरह का प्रोफेशन चुन लेते हैं जिसमें बहुत अनिश्चितता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको वो हर मंथ एक तरह को सैलरी नहीं आनी है, आपको कभी हो सकता है बहुत पैसा आ जाए और कभी कई महीनों तक आपके पास पैसे नहीं आए। तो ये, लेकिन एक लेवल होता है कि आप स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी झेलना पड़ता है और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी नहीं करते। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा? नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैंने ये जाना कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं और आप में पागलपन है अपने काम को लेके, फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो तब भी आप चलेंगे और रास्ते बनाएंगे। पर आपके घर से भी दबाव रहा होगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में है तो उनको एक दबाव, उनकी तरफ से एक दबाव ये रहा होगा कि सरकारी नौकरी करो। ऐसा कभी था कि इन सब क्या कामों में लगी हुई हो, पेंटिंग में और राइटिंग में? बिल्कुल था। और पर मुझे लगता है कि जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बस उसके लिए आपको जिद चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि जिद तो बचपन से ही है मेरे अंदर, क्योंकि मैं अकेली थी और लड़की थी। क्योंकि हमारे समाज में कितना भी हो लेकिन एक पैट्रियार्कल जो है तो उन्हें लगता है, सोच है। तो मेरे पिता की भी ऐसी सोच थी कि एक लड़का होना चाहिए था और इस तरह की सोच की लड़की है तो लड़की की तो शादी कर देनी चाहिए। जबकि मेरी मदर जो थी वो खुद एक लेक्चरर थी, तो मेरी मदर हमेशा मुझे बचपन से सिर्फ ये कहती थी तुम्हें जीवन में कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है। उसके अपोजिट मेरे फादर कभी नहीं बोलते थे। तो वो सोच ने मेरे अंदर एक जिद पैदा की हमेशा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। दूसरा कि जो बात मुझे सही नहीं लगेगी मैं वो नहीं मानूंगी। तो आप कब से लिख रही हैं? लिख कब से रही हैं? पेंटिंग पहले आई या राइटिंग आपने पहले शुरू की? मैं लिख तो कॉलेज के टाइम से रही थी और कविताएं लिखती थी, क्योंकि जैसे बताया, नहीं मैं लिखती तो शायद बचपन से थी, वो मैं डायरीज लिखती थी। और लेकिन कभी ऐसे सोच के नहीं लिखती थी कि मुझे छपवाना या कुछ बनना है ऐसा।
लेकिन मैं लिखती रहती थी क्योंकि अकेली थी, तो मुझे जो भी मेरी फीलिंग्स होती थी वो मैं डायरी में लिख देती थी। और फिर कविताएं लिखने लगी जब कॉलेज में थी, लेकिन कभी छपाने के हिसाब से नहीं लिखी। फिर कहानी लिखी और फिर वो कहानी छपी। तो राइटर मैं पहले से थी और पेंटिंग तो मेरी बहुत ख़राब थी। बचपन में मेरी आर्ट भी मेरी मदर बनाया करती थी। तो ये तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं आर्टिस्ट अच्छी थी बचपन से, लेकिन हाँ जब मेरा 2000 कभी कभी मुझे शौक आता था पेंटिंग करने का। तो और राइटिंग भी मेरी बहुत ख़राब हुआ करती थी एक ज़माने में। मम्मी ऐसे बोलती थी कि जैसे एक चीटे को इंक में डुबो के डाल दो और फिर वो जैसे चलता है कागज़ पे, तो तुम ऐसे लिखती हो। लेकिन फिर मुझे हमेशा मतलब मैं इंस्पायर होती हूँ लोगों से। अगर मुझे कोई किसी की अच्छी राइटिंग दिखी तो मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं। तो ऐसी एक मेरी दोस्त थी, वो अच्छा लिखती थी और उसकी ड्राइंग अच्छी थी, तो मैं 7th क्लास में उससे इंस्पायर हुई और उसके बाद मैंने अपनी राइटिंग पे काम किया, ड्राइंग पे काम किया। 2011 और फिर साइंस था मेरा बैकग्राउंड, तो साइंस में आपको पता है कि कितने सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो उस समय मैं ऐसी स्टेज पे आ गई थी कि दूसरे फ्रेंड्स भी मुझसे आके अपने डायग्राम्स बनवाने लगे थे, तो स्केचिंग मेरी ठीक ठाक हो गई थी। 2011 में मैंने अपना एक पेंटिंग फेसबुक पे डाला था, तो वो किसी रैंडमली देखते हुए किसी अमेरिकन को पसंद आ गया। और उसने कहा कि अपनी कुछ पेंटिंग्स मुझे भेज दो, मैं अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा। तो मैंने उसको फोटोग्राफ्स मेल कर दिए। वहीं से मेरी पहली पेंटिंग सेल हुई थी। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि अब हाँ, $250 में पेंटिंग वो सेल हुई मेरी। एक समुद्री चिड़िया की पेंटिंग थी। तो वो एक जैसे बोलते हैं ना कि कुदरत हमें रास्ता दिखाती है, तो वो एक कुदरत का दिखाया हुआ रास्ता था। और बस फिर मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने काफ़ी पेंटिंग्स की उसके बाद। और अब तक तो मैं 10 सोलो शो कर चुकी हूँ। हाँ। और ये है कि अभी राइटिंग पे मैं ज़्यादा फोकस हूँ, तो बीच बीच में पेंटिंग थोड़ा साइड लाइन हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ऐसी जगह हैं जैसे आप एक घर से निकल के दूसरे घर में जाएं। वो दोनों जगह आर्ट और राइटिंग मेरे लिए ऐसे हैं। तो आप किसके ज़्यादा करीब हैं, पेंटिंग के या राइटिंग के या फिल्म मेकिंग के? मैं राइटिंग के ज़्यादा करीब हूँ। फिल्म मेकिंग प्रेशर बहुत देती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियाँ फिल्मों के शक्ल में आए, पर मैं राइटर हमेशा बने रहना चाहती हूँ। लेकिन आपके साथ तो ये फ़ायदा भी है कि आप कहानी लिख के खुद ही उस पर फिल्म बना सकती हैं। अच्छा, आप ऑडियो प्लेटफॉर्म के लिए भी लिख रही हैं, स्टोरी टेल के लिए भी आपने लिखा है, फिर आपकी किताबें अब छप कर तो आई गई हैं। कौन सा मीडियम ईजी है, दोनों में क्या फ़र्क है, और दोनों के लिए लिखना कितना अलग है? लिटरेचर राइटिंग में आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं कि जैसे आप मौसम के बारे में लिख रहे हैं, तो आप हो सकता है कि लिटरेचर राइटिंग में आप 2 पेज मौसम को डिस्क्राइब कर, मतलब आप जब आप किताब के शक्ल में लिख रहे हैं, शक्ल में लिखते हैं। लेकिन जो कि कमर्शियल राइटिंग होती है या ऑडियो राइटिंग होती है, उसमें ये होता है कि आप एक तो सुन रहा है और मतलब लिसनर है, और अगर आप उसमें बहुत लंबा ड्रैग करते हैं किसी चीज़ को, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो वो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इतने ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें एक तो ये का प्रायोरिटी रहती है। जैसे कि हम फिल्म्स में होता है कि फिल्म के पहले 5 मिनट में हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि फिल्म किस बारे में है, हीरो कौन है, फिल्म का स्ट्रगल क्या होने वाला है। वरना मतलब टेक्निकल टर्म्स में होता है कि शुरू के 5 मिनट में आप एस्टेब्लिश कर दो हर चीज़ को, नहीं तो लोग बोर भाग जाएंगे। हाँ, तो इसी तरह ऑडियो में भी है कि पहले 5 मिनट में आपको एस्टेब्लिश करना होता है। दूसरा, हर एपिसोड के अंत में आपको ऐसी एक पॉइंट छोड़ना होता है कि अगला एपिसोड सुनने को वो मजबूर हो जाए, उसी समय सुने, इतनी क्यूरियोसिटी हो जाए, नहीं तो सुने। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसे मज़ा नहीं है, पहले में मज़ा नहीं आएगा दूसरा नहीं सुनेगा, जैसे वेब सीरीज में होता है। तो वो एक होता है। कहानी में जैसे किताब में हम वो लिबर्टी ले सकते हैं कि किताब में इतना प्रेशर नहीं होता उस तरह का, मन का लिख सकता है एक लेखक। लेकिन इस तरह की ऑडियो राइटिंग या वेब सीरीज़ की राइटिंग हो या फिल्म राइटिंग हो, तो उसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ एकदम कसी हुई हो और डायलॉग्स अच्छे हों, क्योंकि ऑडियो में डायलॉग्स का बहुत ज़्यादा महत्व है कि डायलॉग्स ज़्यादा बातें डायलॉग्स में ही होनी कहानियों में। लेकिन डायलॉग्स का, अगर कहानी में आप डायलॉग्स को उतना स्किप कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। पर मेरी राइटिंग बेसिकली फिल्म राइटिंग और ऑडियो राइटिंग के ज़्यादा करीब है, तो आप जब मेरी कहानियाँ पढ़ेंगी तो उसमें माने इन किताबों की कहानी भी मेरी कहानियों में हमेशा डायलॉग्स काफ़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नरेशन नहीं रखती हूँ मैं, डायलॉग्स रखती हूँ ताकि इंटरेस्ट आए। एक सवाल और यहाँ पर इसी से बनता है कि सोशल मीडिया पे, जैसे आपने बताया कि आपकी तो पेंटिंग भी सोशल मीडिया पर बिक गई थी, अभी तो बहुत समय भी बहुत चेंज हो गया है। सोशल मीडिया किस तरह से आपको भी हेल्पफुल रहा है, राइटिंग जर्नी में हो चाहे वो पेंटिंग जर्नी में हो? पेंटिंग का तो आपने को उदाहरण बताया भी, राइटिंग में भी किस तरह हेल्पफुल है, और जो आप लोग लिख रहे हैं और कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं उनके लिए भी किस तरह ये मीडियम बहुत हेल्पफुल हो सकता है?
मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल इसलिए रहा क्योंकि मेरी शुरुआत ही यहीं से हुई, एक क्लिक से हुई कि मेरी पेंटिंग सेल हुई। दूसरा ये है कि जैसे बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ इंट्रोवर्ट पर्सन, आप हर किसी से मिल नहीं सकते, आपकी इतना ना कोई हर किसी पे इतना टाइम होता है, इतनी की आप रीच बना सकते हैं। पर सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जो अच्छे प्रोफाइल के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और आपका काम भी उन तक पहुंचता है। तो राइटिंग में मुझे बहुत सारे इसमें अच्छे लोगों से कनेक्शन हुआ, अच्छे राइटर्स से हुआ, एडिटर्स से हुआ, न्यूज़ मीडिया पर्सनैलिटी से हुआ। दूसरा मुझे रीडर्स बहुत सारे मिले, बहुत सारे फैंस मिले। तो अब मैं जो लिखती हूँ मुझे अच्छा लगता है देख के कि लोग उसके स्क्रीनशॉट काट के अपने व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं या अपने शेयर कर रहे हैं। तो ये एक राइटर की उपलब्धि है कि हमारा अगर विचार किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो ये एक तरह का, कई बार मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ और अपने लिए पैसे कमा रही हूँ, पर जब मैं ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे कि मैम ये विचार हमें कनेक्ट अच्छा करता है या मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसी वक्त से गुजर रही हूँ, तो मुझे हिम्मत मिलती है। तो तब मुझे लगता है कि एक ये सोशल वर्क है कि आप अपने विचार से किसी को मोटिवेट कर पा रहे हो, किसी को अच्छा लग रहा है। तो ये और प्यार जो मिलता है लोगों का बहुत सारा, जो बाहर विदेश में बैठे हुए लोग जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, सोशल मीडिया के थ्रू मेरी पेंटिंग्स उन्होंने खरीदी या मेरे लिए वो लेटर्स भेज रहे हैं या कुछ गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो ये सब सोशल मीडिया की ही ताकत है कि आप एक जगह बैठ के अपने एकांत कमरे में और लोगों से जुड़े रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तुरंत क्लिक वाली एक बात भी है कि आपने एक पोस्ट डाला, आपको वहाँ 100 लाइक मिले, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं अच्छा लिखा है, इतने लोगों ने लाइक किया, शेयर किया। लेकिन उसका एक नुकसान मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है कि जो किताब लिखने का धैर्य है, क्योंकि आपकी तो खैर कविता संग्रह भी आए हैं, फिर कहानी संग्रह, एक दूसरा आपका कहानी संग्रह है, तो आपको लगता है कि वो जो धैर्य है वो कैसे विकसित होता है, आपके भीतर वो धैर्य कैसे डेवलप हुआ? देखिए मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज़ अच्छी है और हर चीज़ बुरी है, डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। प्रमोशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कौन बोलेगा। इस दुनिया में हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता है कि, या हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता है कि वो अलग से पैसे खर्च करके प्रमोशन करे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, एक सही टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एडिक्टेड हो के वही सब करते रहें। कई बार हम लोग आजकल रील्स देखते हैं तो पूरा मुझे लगता है कि अच्छा लगने लगे तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। तो ये चीज़ गलत है। बाकी धैर्य ऐसे ज़रूरी है कि आप जैसे किसी जॉब में होते हैं तो एक अलग तरह का डिसिप्लिन होता है, लेकिन जब आप फ्रीलांसर राइटर होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो आपको खुद डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप खुद अपने बॉस होते हैं उसमें। तो वो ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें, अपना काम करें, किताबें लिखें, क्योंकि आपकी असली वैल्यू तभी है कि जब आपका वर्क आ रहा है असली, फिर आप उससे शेयर करें, किताबें शेयर करें, आपके कोड शेयर करें। तो बैलेंस मतलब बनाना जरूरी। तो आपको ये किताब लिखने में कितना समय लगा? इसमें मैं देख सकती हूँ कि कुल कितनी 11 कहानियाँ हैं। तो इन सब कहानियों को लिखने में कितना समय लगा, या आपने एक साथ कहानियाँ लिखी और फिर सोचा कि किताब की शक्ल दूंगी, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में लिखी हुई कहानियाँ? ये अलग अलग टाइम फ्रेम की कहानियाँ हैं। इसमें कुछ कहानी 2000 मुझे लगता है 12-13 की भी हैं और कुछ एकदम लेटेस्ट भी हैं। तो कहानी संग्रह का तो ये है कि हाँ, नॉवल जब आप लिखते हैं तब आप एक बार में लिखते हैं। जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली नया नॉवल लिखा है और वो सबमिट किया हुआ है, तो वो मुझे लिखने में 3 साल लगे, पर उसके साथ साथ बहुत सारे बीच में और भी काम चलते रहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे आप काम कर रहे होते हैं, कभी कुछ लिख रहे होते हैं, कभी कुछ लिख रहे होते हैं। तो इसमें कंपाइल कहानियाँ मुझे लगता है कि शायद 7-8-10 साल का फ्रेम काम है जी, अलग अलग टाइम का। तब सोच कर रखा था कि किताब के रूप में छपवा दूंगी इनको? अच्छा, उपन्यास आपका पहला उपन्यास होगा जो? ये दूसरा उपन्यास होगा, वाला है वो दूसरा है जी। तो उपन्यास जब हम लिखते हैं, जैसे कहानी तो अलग अलग टाइम फ्रेम में आप एक बार में बैठकर भी लिख सकते हो, उसको बार बार इम्प्रूव भी कर सकते हो। उपन्यास के साथ एक आपके जो पात्र हैं उनके साथ एक यात्रा करनी पड़ती है। तो जैसे कि आपने बताया कि एक ख्यालों में भी आप रहती हैं, इमेजिनेशन में भी, और इंट्रोवर्ट भी हैं, तो उन उपन्यासों के साथ लगातार वो यात्रा, उन पात्रों के साथ लगातार आप यात्रा करती रहती हैं, या बीच बीच में जाकर वहाँ चेक करते हैं कि नहीं अब ये वापस लिखना शुरू करती हूँ? ये डिपेंड करता है कि वो पात्र कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने कितना ग्रिप कर लिया। क्योंकि जब मैंने
उससे पहले मेरे 2 डिजिटल नॉवल भी आए हैं हाँ। जगरनॉट से, मूर्ति और मूर्ति सस्पेंस थ्रिलर था। तो मुझे याद है जब मैं मूर्ति लिख रही थी तो हॉरर है भी उसमें, थोड़ा सस्पेंस है, तो मुझे कई बार वो मूर्ति का जो भूत वाला भूतनी थी वो मुझे दिखती थी, या मुझे लगता था कि वो है इधर उधर कहीं ना? है हाँ, ऐसा। मतलब कई बार एकदम आप बहुत ज्यादा किसी ख्याल में खोए हुए होते हैं तो आप एकदम देखते हैं ये, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है भूत प्रेत का, पर मैं मानती हूँ कि दिमाग से ही होता है, आप जैसा सोच रहे होते हो। तो उसी तरह जब लव ड्रग लिखा तो लव ड्रग के पात्रों के साथ में थी, तो उन पात्रों के साथ थी, क्योंकि उपन्यास लिखना एक बड़ा काम होता है। कहानी तो यह है कि आप छोटी लिख सकते हैं और वो कम समय में खत्म हो जाती है। उपन्यास में आपको बहुत सारे पात्र लेके चलने पड़ते हैं, उन पात्रों की अच्छाई बुराई, उनके डर, उनकी खूबियाँ, सब कुछ। तो उसके लिए आपको पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है, तो वो मेहनत का काम है और मज़ेदार भी है। ये जो लव ड्रग में तो मुझे 1 साल लगा, लेकिन ये जो रिसेंटली एक नया मैंने नॉवल लिखा है 243601 जो अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, तो उसमें जो है बहुत सारे पात्र हैं और छोटे शहर की लव स्टोरी है, एक अलग ह्यूमर है उसमें, उसे आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ लव स्टोरी है, इसमें ह्यूमर ज़्यादा है, स्लाइस ऑफ लाइफ है। तो उसको 3 साल लगे और मैं उन पात्रों के साथ इतना ज़्यादा अटैच हूँ कि जब भी मैं होती हूँ मैं बार बार उस नॉवल को खोल के बैठ जाती हूँ और फिर बार बार उसे एडिट करती हूँ और नया नया कुछ जोड़ती रहती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई ख्याल आया कि हाँ ये शब्द उस उपन्यास में होना चाहिए था, क्योंकि लगता है कि हमारा नया काम जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो उस पर जब तक वो छपेगा नहीं, मुझे लगता है उसमें मैं एडिटिंग करती ही रहूँगी। हाँ, खैर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी आपका उपन्यास है और उस पर हम बात करें। इस बीच आपके कुछ प्रेम कहानियाँ, कविताएं सुनेंगे अगर आपके पास हो। जी, मैं आपको छोटी छोटी मेरी प्रेम कविताएं हैं वो सुनाती हूँ। कि एक तो मेरा कविता संग्रह आया था मेरे प्रिय के नाम से जी। तो उसमें बहुत छोटी छोटी कविताएं थी और वो सब मेरे प्रिय पे एंड होती थी। तो उसकी पहले मैं 2 कविताएं सुनाती हूँ कि अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ। प्रेम जो अनुशासित हो, प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय। वाह। इसी सीरीज की एक दूसरी कविता थी कि आजकल सपने बुना करती हूँ, आजकल सपने बुना करती हूँ, जैसे माँ कभी स्वेटर बुना करती थी। पर मेरी गति तेज है, पर मेरी गति तेज है, या यूं कह लो कि बस एक यही काम है, या यूं कह लो कि बस एक यही काम है। ढेर लगा दिया है इंद्रधनुषी सपनों का, ढेर लगा दिया है इंद्रधनुषी सपनों का, देखो ना मेरे प्रिय। वाह, बहुत सुंदर कविताएं हैं। थैंक यू। एक कविता जो मेरी काफ़ी लोगों को पसंद आती है और मेरे भी बहुत करीब है, तो वो है कि 2 छोर 2 दिशाएं, 2 छोर 2 दिशाएं, मीलों के फासले बंदिशों की दीवारें, 2 छोर 2 दिशाएं, मीलों के फासले बंदिशों की दीवारें, फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को, जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को जो दूर होते हुए भी एक से हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा बिंब है विश्वत रेखा का। जी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कई बार हम बहुत अपने दोस्तों से या जिन्हें हम पसंद करते हैं उनसे बहुत दूर रहते हैं, पर उनके एक मैसेज से, एक फ़ोन कॉल से हमें अच्छा लगता है और वो ताकत हमारी बनी रहते हैं। तो इसी तरह प्रेम में भी होता है, यही है कि मतलब दूर बैठे हुए लोग भी हमें जीने की एक उम्मीद देते हैं, तो उसका ये बिंब है। जी। तो प्रेम की बातें आपने की, आपने बताया कि किसी ने आपसे ये कहा भी कि आपने तो प्रेम पर पीएचडी की हुई है। प्रेम एक कलाकार के लिए कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि प्रेम तो दुनिया में हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और कलाकार के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सृजन करता है। और ये भी एक आयरनी है कि कलाकार को या एक लेखक को जीवन में पीड़ाएं भी बहुत झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो भावुक होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं, तो वो अपनी तरीके से हर चीज़ को देखना चाहते हैं। तो कई बार वो यथार्थ के जब धरातल पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं, जब प्रेम में होते हैं तो पूरा हवा में उड़ने लग जाते हैं।
तो ये मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होती है कलाकार के साथ या फिर लेखकों के साथ, या कलाकार में गायक भी हो सकते कि वो इमोशनल बहुत हाँ। होते हैं। दूसरा प्रेम जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखती नहीं है। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, हम पानी को नहीं, मतलब पानी को तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे हम हवा को सिर्फ महसूस करते हैं और उसमें सांस लेते हैं, वो हम उसके बिना हम जी नहीं सकते। उसी तरह प्रेम है कि वो ऊर्जा है जो हमारे जीवन को बहुत कुछ अच्छा देती है। वो नहीं होती है तो हम परेशान होते हैं, तड़पते हैं। ये है कि हम काम करते हैं जीवन के अपने, लेकिन अंदर जो खलिश बनी रहती है, एक दर्द बना रहता है। और अगर प्रेम हो तो वो दर्द नहीं होगा और शायद और ज़्यादा सृजन अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर बात है आपने ये प्रेम को लेकर बताई है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी एक बातचीत रही आपके साथ और आपकी कविताओं पर, कहानियों पर। कुछ कविताएं और सुनेंगे आपकी, इतनी सुंदर कविताएं हैं, तो 3 कविताएं तो कम रही पूरे इस इंटरव्यू के लिए और कुछ कविताएं सुनेंगे। मेरी प्रेम कविताएं ही होती हैं ज़्यादातर। उससे पहले एक कविता मैं सुनाना चाहूँगी कि उसके बाद फिर 2 प्रेम कविताएं सुनाऊंगी। हाँ। टूटा है धीमे धीमे भीतर बहुत कुछ, टूटा है धीमे धीमे भीतर बहुत कुछ, की है चुपचाप मरम्मत कई बार, की है चुपचाप मरम्मत कई बार। बारिशों में रोते हुए धूप में मुस्कुराई हूँ, बारिशों में रोते हुए धूप में मुस्कुराई हूँ, जूझते हुए खुद से दुनिया से टकराई हूँ, जूझते हुए खुद से दुनिया से टकराई हूँ। मैं मकान नहीं गली के कोने में बना हुआ, मैं मकान नहीं गली के कोने में बना हुआ, इसलिए मेरी दरारें नजर नहीं आती, इसलिए मेरी दरारें नजर नहीं आती। बहुत सुंदर। अधिकतर छोटी कविताएं हैं आपकी जी। तो आपकी कविता संग्रह में भी इसी तरह की छोटी कविताएं हैं अधिकतर? मैं बहुत छोटी कविताएं लिखती हूँ और वो एक ज़्यादातर आप जो कविताएं सुन रहे होंगे तो उसका आपको लग रहा होगा उसका क्रक्स लास्ट में आता है। हाँ। कि पूरा भाव जो है वो जब आप लास्ट लाइन सुनेंगे तभी आएगा, वरना आपको लगेगा कुछ कहानी चल रही है। तो एक और सुनाती हूँ जी। कि जब भीड़ छट जाए, जब भीड़ छट जाए, जब सूरज डूबकर चांद को रास्ता दे, जब हवाएं पूरे जोश में दुनिया उड़ा देने को आमादा हूँ, जब हवाएं पूरे जोश में दुनिया उड़ा देने को आमादा हों, जब अंधेरे निगलने लगे रोशनी को और चिराग सो जाएं, जब अंधेरे निगलने लगे रोशनी को और चिराग सो जाएं, जब रंग फीके हो धूसर हो जाएं, जब रंग फीके हो धूसर हो जाएं, जब तुम खुद से थक कर एकांत में अपना मन टटोलो, जब तुम खुद से थक कर एकांत में अपना मन टटोलो, अगर मैं कहीं नजर आऊं, अगर मैं कहीं नजर आऊं तो फोन करना, अगर मैं कहीं नजर आऊं तो फोन करना। तो इस तरह की कविताएं हैं और एक और बस मैं सुनाऊंगी आपको जी। अच्छा, कहानियों ये इनके आप शीर्षक कैसे सिलेक्ट करती हैं कि इस कहानी संग्रह का ये शीर्षक हो, या शीर्षकों की भी एक कहानी होती है क्योंकि, तो आपके मेरे जो शीर्षक हैं वो जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुनिया ऐसी है कि वो बुक कवर से ही जज करती है। जब तक हमें कोई चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही है या उसकी कोई छोटी सी बात हमें अट्रैक्ट नहीं करी, तो हम उस तक क्यों जाएंगे जब इतने ऑप्शंस हैं दुनिया में, लाइफ में। कोई हमें इंसान देखने में प्यारा लगता है तभी हम उससे दोस्ती की तरफ जाते हैं, क्योंकि तभी शुरुआत होती है बातचीत की। तो उसी तरह मैं मानती हूँ कि टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए और इसीलिए टाइटल्स पे मैं बहुत काम करती हूँ। अच्छा, लेकिन अधिकतर इश्क और लव और इस तरह के टाइटल हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रेम कहानियाँ, मुझे लगता है कि प्यार और जो दर्द है उससे ज़्यादा कुछ बिकता नहीं है क्योंकि दुनिया में हर कोई प्यार चाहता है और दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी हैं, अकेले हैं। ये फैक्ट है, आज की दुनिया की सच्चाई है। तो जब आप दर्द की बात करते हैं तो दर्द वाली शायरियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं और प्यार की बात करते हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा चलता है। तो मेरा यही रहता है कि प्यार के आसपास के शब्द हों, और इश्क तो ऐसा शब्द है जो ओवर यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी खुशबू अभी भी बाकी है। जैसे गुलाब ओवर यूज है पर गुलाब तो गुलाब है। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अच्छे से टाइटल हों, लोगों को मज़ा आए और इश्क में इश्क का कॉकटेल बनाया जाए। जैसे लव ड्रग है तो लव ड्रग
वो एक इंटेंस लव स्टोरी है और उसका टाइटल रखने की वजह ये थी कि ड्रग की तरह ही जो लव है वो एडिक्टिव होता है। क्योंकि दुनिया में आप चाहे सारे तरह के नशे कर लो, लेकिन जो प्यार का एडिक्शन है, किसी इंसान का एडिक्शन है, वो सबसे खतरनाक होता है और उसकी कोई रेमेडी भी नहीं होती है, वो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने लव ड्रग नाम रखा था उसका, कि लव का जो एडिक्शन है वो ड्रग की तरह है और आपको जब प्यार मिलता है आप बहुत खुश होते हैं, हाई होते हैं। नई नई मोहब्बत में पड़ा हुआ इंसान तो बिल्कुल हवा में उड़ता है और जब उसका दिल टूटता है तो वो एकदम खाई में गिरता है। तो दिल टूटना भी ज़रूरी है? हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कलाकार के तौर पे आप दर्द को जान ही नहीं पाते तब तक, क्योंकि जब दिल टूटता है या कोई सेटबैक बड़ा आता है आपकी लाइफ में, तब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। तब उस समय लगता है कि दुनिया खत्म हो गई और शायद बहुत गहराई तक आप महसूस करते हैं उस दर्द को, लेकिन जब उससे निकलते हैं और उसको निकलने में जो आप काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काम ही आपको बचाता है। आपका जो भी वर्क है, लिखना पढ़ना या आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, वही आपको एक सहारा देता है उस दर्द से निकलने के लिए। तो शायद आप बहुत इम्प्रूव होते हैं और आप बहुत कुछ आगे सीखते हैं और फिर आप कई साल बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत ज़रूरी था। कुल मिलाकर इश्क सिखाता है, चाहे आप जब कर रहे हो तब भी और दिल टूटे तब भी और उससे बाहर निकल रहे हो और उसे प्रैक्टिकली हमें ऐसे डील करना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आया तो कुछ लेके आया और कुछ गया तो कुछ दे के ही गया है। शायद हमें एक सीख दे के गया, अनुभव दे के गया है। और अगर शायद हमारा दिल नहीं टूटता तो हम वहीं कहीं एक बीच में अटके हुए होते, हम शायद इतना ऊपर नहीं जा पाते जी। तो ज़रूरी है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। खैर, ये बहुत अच्छी बात हुई और इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि जब इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा प्रेम और इश्क पर बात की गई हो किसी भी बातचीत में। और आप इनकी किताब भी पढ़ सकते हैं, कुछ पन्ने इश्क, जो पेंगुइन पब्लिकेशन से आई है। और आज हमारे साथ मौजूद थी ईरा टाक, जो लेखिका हैं, कवित्री हैं, पेंटर भी हैं और फिल्में भी बनाती हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और अपनी रचनाएं भेजने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ईरा जी। धन्यवाद।